हेलो गाइस, एनिमेशन सीरीज 1 का कंक्लूजन बाउंसिंग बॉल आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हाजिर हूँ आपके साथ दोबारा इस एनिमेशन सीरीज 1 को लेकर। इसका आज लास्ट ट्यूटोरियल है। इससे पहले आप 5 ट्यूटोरियल कर चुके हैं और ये इसका कंप्लीट फाइनल कंक्लूजन है। आज मैं आपको कंपैरिजन भी करता रहूंगा माया के साथ और ये भी बताऊंगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूँ वो कॉन्सेप्ट्स क्यों जरूरी हैं और सॉफ्टवेयर की चॉइस से इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बाउंसिंग बॉल आज का टॉपिक है जो कि हम ब्लेंडर में कर रहे हैं, हम माया में कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट बाउंसिंग बॉल और देखते हैं कि यहां पर ये बाउंसिंग बॉल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और इसमें मैं एम्प्टी यानी कि नल सेट की तरफ जाता हूं, जो कि मैं आपको पहले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूं। और यहां पर मैं आकर इमेज को ले लेता हूं। ये बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहां से इमेज पे जाते और बैकग्राउंड या रेफरेंस ले लेते। बैकग्राउंड या रेफरेंस लेने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टिल इमेज होती है। एम्प्टी से जब आप इमेज लेते हैं तो उसमें ब्लेंडर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसमें MP4 या सीक्वेंसेस ऑफ इमेजेस को लोड कर सकते हैं। इसलिए हमने इमेज को लिया और इमेज को लेने के बाद हम यहां पर आते हैं इस एरिया में और यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज है और हमारे पास आउटपुट प्रॉपर्टीज हैं। बस इन दोनों को देखिएगा। ये इमेज का आइकॉन जो है इस वक्त यहां पर हमारे पास एज ए प्लेन मौजूद है। मैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाता हूं और यहां पर ये इमेज का टैब आ रहा है। मैं इसको ओपन करता हूं। मैं उस ड्राइव पर जाता हूं जहां पर मेरे पास इमेज मौजूद है और यहां पर आने के बाद मैं फॉर एग्जांपल फुटबॉल बाउंसिंग बॉल एज अ रेफरेंस ले लेता हूं। अब अगर मैं यहां पर इसको पीरियड कर दूं तो अब आप देखेंगे कि ये फोकस हो गया है और मैं आपको ये टॉगल करके दिखा रहा हूं। तो ये वही इमेज है जो कि माया के बाउंसिंग बॉल में दी गई थी। ये वही सीक्वेंस है। एक्चुअली ये MP4 फाइल है जो कि माया के बाउंसिंग बॉल में दी गई थी। मैं इसको सेंटर पर रखते हुए, क्योंकि मैं पर्सपेक्टिव में हूं, सिर्फ ये करता हूं कि यहां पर आकर मैं मूव और रोटेट दोनों के गिज्मोस को ऑन कर देता हूं। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो मैं इस इमेज को अब कंट्रोल कर सकता हूं। देखिए मैंने इसको इस एक्सिस में यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर रोटेट किया और कंट्रोल प्रेस कर दिया ताकि ये एग्जैक्टली 5 डिग्री इंक्रीमेंट के साथ रोटेट हो जाए। उसके बाद इस एक्स एक्सिस से अलाइन करने के बाद मैंने इसको जेड एक्सिस से अलाइन किया और इसको मैंने 90 डिग्री फिर रोटेट कर दिया। और ये रोटेट करने के बाद मैं इस इमेज को पीछे ले गया और अब ये एक्सिस है जिसके ऊपर मैं बाउंसिंग बॉल करूंगा। एक और काम मैंने ये किया कि ये चूंकि वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है और इमेज जो है वो मेरी ये बता रही है कि अगर हमने इसको फॉलो किया एज इज तो इसका मतलब हमें नेगेटिव वाई के ऊपर एनिमेशन करनी पड़ेगी, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर द ईज मैं इसको इमेज को फ्लिप कर देता हूं 180 डिग्री। ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूं अराउंड जेड एक्सिस और टॉप राइट के ऊपर देखिएगा जैसे ही -180 डिग्री हुआ मैंने इसको रिलीज कर दिया। मैं इसको देख लेता हूं एग्जैक्टली 180 डिग्री हुआ है और अब ये फ्लिप हो गई। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि अब इसके अंदर जो लेटरिंग है वो उल्टी हो जाएगी तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नंबर्स देखने हैं उसके। और मैं ये चाह रहा हूं कि ये इसके साथ अलाइन हो जाए ताकि हम पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस के अंदर रहें। उसके बाद मैं एस प्रेस करूंगा और इस इमेज को बड़ा कर लूंगा। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया और स्केल अप करने के बाद मैं इस इमेज को मैंने बहरहाल पीछे रखा इस एक्सिस से, ताकि मैं जब ऑब्जेक्ट यहां पर लेकर आऊं तो वो मुझे क्लियरली नजर आए। उसके बाद मैंने 3 प्रेस किया नम पैड पर और अब मैंने इस इमेज को
अलाइन किया वाई एक्सिस के साथ और एग्जैक्टली या ऑलमोस्ट मैंने ये इस तरह से इसको अलाइन कर दिया। अगर आप ये ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में मौजूद हैं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को मैं ऑन कर देता हूं तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कि आपका ऑब्जेक्ट इस वक्त बिल्कुल समझ लीजिए कि ये अलाइन हुआ है। और अब हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए तैयार हैं। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देता हूं, ओपेसिटी को 100% कर देता हूं ताकि ये आपको क्लियरली नजर आए। या आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये पर्सपेक्टिव में पीछे है। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, मैश में जाऊंगा, यूवी स्फेयर को ले लूंगा और 3 नम पैड पे प्रेस करूंगा और अंदाजन मैं इस स्फेयर को ले जाकर यहां पर रख दूंगा, बिल्कुल इसको मैच कर दूंगा वाई एक्सिस के साथ। अगेन मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकता हूं और आप देख सकते हैं ताकि आपको ये नजर आ जाए। और मैं इसको एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैंने इसको लाकर यहां पर रख दिया। मैं कंट्रोल से भी स्नैप कर सकता हूं, लेकिन मैंने इसको यहां पर लाकर रख दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं पर्सपेक्टिव में दोबारा गया, मिडिल माउस बटन को मैं इस वक्त प्रेस एंड स्क्रब कर रहा हूं अगेंस्ट माय माउस पैड ताकि मैं टॉगल कर सकूं पर्सपेक्टिव विंडो में। शिफ्ट ए प्रेस किया और एम्प्टी के अंदर जाकर मैंने इस बार एक सर्कल जो है वो सिलेक्ट कर लिया और इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस किया और एक्स एक्सिस के अराउंड मैंने एग्जैक्टली 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब ये सर्कल जो है अगर आप नोट करें तो बिल्कुल इसके बॉटम के ऊपर है इस स्फेयर के। दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं इस स्फेयर को लूंगा, सेलेक्ट करूंगा, इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और अब क्या करूंगा, कंट्रोल पी प्रेस करूंगा तो सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट, ये हम पहले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं। और लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट सर्कल है, मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए मेरे पास ये सर्कल है। अब मैं सर्कल को मूव करता हूं तो देखिए स्फेयर जो है वो उसका चाइल्ड हो चुका है। तो देखिए इस तरह से मैनिपुलेशन होती है रेफरेंस सीक्वेंस और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करते हैं। मैंने बिल्कुल इसको स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ मैं इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे दोबारा आता हूं और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे आने के बाद ट्रांसपेरेंसी को मैं बंद कर देता हूं ताकि 100% ओपेक हो जाए। नेक्स्ट जो मेरा काम है वो ये है, ये देखिए शिफ्ट मिडिल माउस बटन से मैं पैन कर रहा हूं। मैं नम पैड पे 3 प्रेस करूंगा, एग्जैक्टली मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाऊंगा। मैं इस स्फेयर को सिलेक्ट करूंगा जो कि चाइल्ड है इस सर्कल का। इस स्फेयर को मैं आगे लेकर आऊंगा और एग्जैक्टली मैं इसको बॉल के साइज के साथ मैच करने की कोशिश करूंगा कि ये एग्जैक्टली ये बॉल का जो साइज है ऑलमोस्ट उतना हो जाए और ये मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। या अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और कम। और उसके बाद मैं एन प्रेस करूंगा और वाई में जो ये मैंने इतना मूव कर दिया था इसको 0 के ऊपर लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इस बॉल को ही सिलेक्टेड रखूंगा और इस बॉल को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, यहां पर कहीं ले जाकर रखूंगा एग्जैक्टली। और मुझे पता है कि ये बॉल जो है वो यहां से गई है तो मैंने बॉल को लाकर यहां पर रखा। और रखने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं देखता हूं तो ये ट्रांसफॉर्म में अब इसकी जो वैल्यूज हैं जेड एक्सिस के ऊपर चेंज हो गई, ये जेड एक्सिस है और इसकी स्केल की वैल्यूज भी चेंज हुई हुई है। मैं इनको 0 आउट कर दूंगा। अगर आप नोट करें माया में ये कमांड यहां पर मौजूद है कि अगर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो और उसकी जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल मैं इनको चेंज कर देता हूं, मैं इनको यहां रख देता हूं और ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर देता हूं तो देखिए इसकी जो ये वैल्यूज है सारी की सारी ट्रांसलेट एक्स वाई जेड चेंज हो चुकी है। हम जाते हैं मॉडिफाई में और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही करेंगे आप देखिएगा ट्रांसलेट एक्स वाई और जेड जो है वो 0 आउट हो जाएंगे जिस लोकेशन पर भी ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, देखिए सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इस वक्त 0 हो चुकी हैं क्योंकि फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जहां पर भी ये स्फीयर मौजूद था वहां पर सारी की सारी वैल्यूज 0 हो गई। अब यहां से हम अपनी वैल्यूज को इनिशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लेंडर में इसको करने के लिए कि ये सारी की सारी वैल्यूज 0 आउट हो जाए, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे
अप्लाई में जाएंगे, यहां पर इसकी हॉट की है कंट्रोल ए, और इसमें नीचे आके ऑल ट्रांसफॉर्म्स टू डेल्टास। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां पर देखिएगा कि ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो गई। ऑब्जेक्ट अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म्स टू डेल्टास। अब ये सारी की सारी वैल्यूज 0 आउट हो गई, यानी कि माया में जैसे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां पर ये ऐसे ही फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हमने इसको कर दिया, अब ये सब 0 आउट है। अब सारी की सारी वैल्यूज यहां से स्टार्ट होंगी। बहुत इजी है, मैं यहां पर टाइम लाइन को ऊपर लेकर आ जाऊंगा। ये डोप शीट नहीं है, टाइम लाइन है ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा अभी फिलहाल डोप शीट से कोई काम नहीं है। मुझे मालूम है कि ये जेड एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, तो मैं जेड एक्सिस के ऊपर आकर इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर दूंगा फ्रेम 1 पर। अच्छा, इससे पहले क्या होगा कि ये याद रखिएगा, मैंने ये जो इमेज सीक्वेंस ली है MP4 की सूरत में, ये जब रिकॉर्ड हुई थी, ये मुझे मालूम है कि 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर हुई थी। तो मुझे आकर यहां पर आउटपुट प्रॉपर्टीज में, ब्लेंडर में, फ्रेम रेट को, जो कि बाय डिफॉल्ट 24 फ्रेम्स पर सेकंड है, इसको 25 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेफरेंस जो है वो इस सीक्वेंस से ले रहा हूं, इस इमेज से ले रहा हूं, इस इमेज सीक्वेंस से, इस वीडियो से ले रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास 25 फ्रेम्स पर सेकंड है, इसलिए मैंने इसको पहले ही ये 25 फ्रेम्स पर सेकंड कर दिया। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करने के बाद ये मेरी पूरी की पूरी सेटिंग हो गई। मैं स्टार्ट फ्रेम जो है वो 0 कर दूंगा। ये काम मैं यहां से भी कर सकता हूं टाइमलाइन से। अब आप देखिए कि आपका स्टार्ट फ्रेम जो है टाइमलाइन पे वो शुरू ही 0 से हो रहा है, और मैं इसका एंड फ्रेम मैं यहां से भी कर सकता हूं। इसको मैं 175 ऑलमोस्ट कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा ये मेरे लिए छोटा हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे पहले ही एनिमेशन इतने फ्रेम्स में हो जाएगी इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब हम एनिमेशन के लिए तैयार हैं। बजाय आगे जाने के, अब मैं करूंगा ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैच करूंगा वर्टिकल बाउंस, और बॉल को यहीं रखूंगा। देखिए, और यही काम आप माया में कर सकते हैं। हालांकि माया में हमने पूरा का पूरा इसको मैच किया था और हम आगे भी जा रहे थे, लेकिन मैं ये काम अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप करूंगा। और वो करूंगा कैसे कि फ्रेम 0 पर मैं Z के ऊपर आऊंगा और इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर दूंगा। टाइमलाइन पे की फ्रेम आ गया। नेक्स्ट की फ्रेम जो है वो 12 के ऊपर है। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। 12th फ्रेम के ऊपर बॉल को यहां नीचे होना चाहिए। मैं 12th फ्रेम पर जाना चाहूंगा। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता दूं, एनिमेशन करने से पहले ये याद रखिएगा कि हमने फ्रेम स्टार्ट और फ्रेम एंड सेट कर दिया है। हमने स्फेयर को इस वक्त इसके सारे ट्रांसफॉर्म्स 0 आउट कर दिए हैं। इसके अलावा हमने फ्रेम रेट 25 फ्रेम्स पर सेकंड कर दिया है। अब आप देखिए, मैं टाइम लाइन जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, यहां से मैं आगे जाऊंगा तो एज पर द इमेज 12th फ्रेम पे इसको ग्राउंड को हिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें 12th फ्रेम पर बॉल जो है वो अभी भी ऊपर है और 13th फ्रेम पे ग्राउंड को हिट कर रही है। उसकी वजह यह है कि ये वीडियो फ्रेम 1 से शुरू हुई है, लिहाजा हमें एक और काम करना होगा, और वो ये कि मैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाऊंगा इस इमेज की, और ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज ये रही। इसमें जाने के बाद मैं ऑफसेट, यहां पे लिखा हुआ है फ्रेम्स 100, स्टार्ट फ्रेम 1 से हो रहा है। ये फ्रेम 1 से जो है इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा है। हालांकि हमारी एनिमेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं ऑफसेट जो है वो 1 कर दूंगा, ताकि अब भी ये इमेज की सीक्वेंस और टाइमलाइन की टाइमिंग मैच हो सके। सिर्फ ऑफसेट मैंने 1 किया है, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा, और -1 भी कर सकते हैं, 0 भी, 1 भी, सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर ऑफ फ्रेम्स टाइमलाइन के अंदर और फ्रेम्स की सीक्वेंस आपकी रेफरेंस वीडियो में मैच हो जाए, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैं 0 से 12 के ऊपर आया, बॉल ने हिट कर दिया एग्जैक्टली यहां पर भी ये आपको 12 दिखा रहा है। फिर मैं
फ्रेम नंबर 24 पर गया, एग्जैक्टली ये भी 24 पर मौजूद है और 35 पर हिट कर रहा है। तो देखते हैं, 35 पर मैं गया तो ये देखिए ये एग्जैक्टली यहां पर हिट कर रहा है। इसका मतलब बॉल जो है 44 के ऊपर वो सिंक हो गई है टाइम लाइन की टाइमिंग के साथ। ये करने के बाद अब मैं एनिमेशन स्टार्ट कर सकता हूं, और वो ऐसे कि मैंने इस बॉल को सेलेक्ट किया, जेड एक्सिस में जाके मैंने इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर दिया। मैं और चैनल्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, वन बाय वन हम काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं फ्रेम 12 पे गया कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मुझे मालूम है कि 12 के ऊपर वो हिट कर रहा है उसको, और बॉल को बजाय ये कि मैं इसको वाई एक्सिस में मैच करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में उठाकर अंदाजे से मैंने लाकर इसको बिल्कुल इस डेटम लाइन के ऊपर रख दिया। ये जो डेटम लाइन है इसके ऊपर रख दिया। देखिए इसका पेरेंट अपनी जगह पर मौजूद है जो कि सर्कल था, उसको मैं छू भी नहीं रहा हूं, उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड यानी कि जो स्फेयर है अभी सिर्फ उसकी एनिमेशन कर रहा हूं। जब मैंने यहां पर लाकर रख दिया, टाइम चेंज कर चुका था, यहां पर आकर इंसर्ट सिंगल की फ्रेम किया। उसके बाद देखा मैंने फ्रेम नंबर 24, मैं फ्रेम नंबर 24 के ऊपर गया और मैंने देखा बॉल इस हाइट पर पहुंच चुकी है। एग्जैक्टली मैंने जेड एक्सिस के ऊपर सिर्फ इस हाइट पर पहुंचा दिया और इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। उसके बाद मेरे पास जो फ्रेम है वो 35th फ्रेम है। मैं 35th फ्रेम पर गया और मुझे मालूम है कि 35th फ्रेम पे ये हिट कर रहा है, और मैंने अंदाजे से लाकर यहां पर रख दिया बिल्कुल डेटम लाइन के ऊपर, और यहां पर इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। ये करना जरूरी है वरना वो की फ्रेम रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसके बाद 44th फ्रेम पर मैं गया एज पर दी रेफरेंस वीडियो, 44th फ्रेम, और मैंने लाकर एग्जैक्टली इसको यहां पर रखा। देखिए यही हाइट है तकरीबन। मैं वाई एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जेड एक्सिस पे कर रहा हूं। इंसर्ट की फ्रेम। उसके बाद 44 के बाद 52 है, 52nd फ्रेम के ऊपर मैं गया और ये इसने यहां पर हिट किया। अब ये डेटम लाइन से उठ चुका है, क्योंकि देखिए ये जब मैंने बाउंसिंग बॉल का रेफरेंस वीडियो बनाया होगा तो बॉल जो है ना वो लेफ्ट एंड राइट भी पर्सपेक्टिव में मूव हुई होगी, जिसकी वजह से, क्योंकि वो तो रियल वर्ल्ड थी, वो कोई एग्जैक्टली आइडियल ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू तो था नहीं, तो वो वहां पर वो मूव हुई होगी। इस वजह से आपको लग रहा है कि ये बॉल ऊपर हो गई। ये बॉल ऊपर नहीं हुई, असल में लेफ्ट एंड राइट बॉल डेविएट कर रही है, या हो सकता है कि इस फ्लोर के ऊपर कोई स्लोप हो। तो 52 के ऊपर आकर मैंने एग्जैक्टली, आपने करना यह है कि आपने उसको नहीं छोड़ना, आपने इसको ले आकर एग्जैक्टली बिल्कुल इससे मैच कर देना है। उसके बाद मैंने पहले की फ्रेम दे दिया यहां पर, 59th फ्रेम पर गया, 59th फ्रेम यहां पर आ रहा लिखा हुआ, और एग्जैक्टली ये हाइट मैंने मैच कर दी। इंसर्ट की फ्रेम, और फिर 59 से 66th फ्रेम, बॉल ने फिर हिट किया ग्राउंड को, मैं उसको बॉल को नीचे ले आया। इंसर्ट की फ्रेम। उसके बाद 66 फ्रेम के बाद 72nd फ्रेम है, ये बॉल की हाइट है। मैं इसको एग्जैक्टली यहां लेकर आया। देखिए नंबर ऑफ फ्रेम्स कम होते जा रहे हैं, हाइट भी कम होती जा रही है। इंसर्ट की फ्रेम, फिर 72nd के बाद 77th फ्रेम। अब सिर्फ और सिर्फ 5 फ्रेम्स रह गए हैं, जो डिफरेंस रह गया है। उसके बाद मैं इसको फिर नीचे लेकर आया, मैंने आकर यहां पर मैच किया। इंसर्ट की फ्रेम। उसके बाद 77 के बाद अब ये देखिए ये 5-5 फ्रेम है, यहां पर बहुत ज्यादा क्लटरिंग हो रही है। मैं अब इसको 4 फ्रेम पे ले जाऊंगा, विच इज 81 फ्रेम। मैं हाइट थोड़ी सी इसकी ऊपर करूंगा अंदाजे से, अब ये मैं खुद कर रहा हूं। और इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। उसके बाद मैं फिर 4 फ्रेम नीचे लेकर आऊंगा, उसको एग्जैक्टली मैच करूंगा। इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, फिर मैं 3 फ्रेम यानी कि 85 से 88 तक लेकर जाऊंगा और इसको ऊपर लेकर जाऊंगा थोड़ा सा, और इंसर्ट की फ्रेम, फिर 88 से मैं 91 पर यानी कि 3 ही फ्रेम्स पे मैं इसको फिर एग्जैक्टली मैं इसको नीचे ले आऊंगा। इंसर्ट की फ्रेम, क्योंकि अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं, फिर मैं सिर्फ 2 फ्रेम 91 से 92 थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा इसको, और इंसर्ट की फ्रेम।
और 93 से 95 थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा और मैं इसको फिर मैच कर दूंगा, इंसर्ट की फ्रेम। उसके बाद में एक फ्रेम पर भी चला जाता हूं, 96 के ऊपर किया, बहुत हल्का सा उठाया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 97 फ्रेम पर मैंने ले जाकर एग्जैक्टली फिर इसको मैच कर दिया। मैं इसको जूम आउट करके भी कर सकता हूं और इंसर्ट की फ्रेम। तो अब ये मेरे पास की फ्रेम्स की जो डिफरेंस था वो मैं 1 तक लेकर चला गया हूं। अब अगर आप देखें, मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं, मैंने एग्जैक्टली तकरीबन टाइमिंग जो है वो मैच कर दी है। अब मैं दूसरा काम करूंगा और वो मैं ये करूंगा कि मैं पर्सपेक्टिव व्यू में दोबारा जाता हूं, मिडिल माउस बटन टॉगल करके, और अब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूं, नम पैड पे 3 प्रेस करता हूं फ्रंट में ही, और यहां पर आकर ये भी मैं जीरो आउट कर चुका था या मैंने नहीं किया था और इस सर्कल को यहीं पर रखा हुआ था, और यहां पर आकर मैं वाई एक्सिस के ऊपर आता हूं, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। उसके बाद मैं इसके फ्रेम्स देखता हूं जो थे वो मेरे पास क्या थे। देखिए अब मैं की फ्रेम टॉगल करूंगा, ये देखिए टाइमलाइन पे कर रहा हूं तो वो सिर्फ की फ्रेम स्नैप कर रहा है, 97 फ्रेम तक है। अब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको 97 फ्रेम तक लेकर जाऊंगा, और यहां पर लाने के बाद मैं एग्जैक्टली इसको अंदाजे से यहां लाकर रख दूंगा, बल्कि थोड़ा सा और आगे यहां पर लाकर मैंने इसको सेट कर दिया, और यहां पर भी मैंने सिंगल की फ्रेम ऐड कर दिया। अब हम इस एनिमेशन को चलाते हैं तो ये हमारे पास ऐसे जा रही है। अब आप देखिए कि मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, रेफरेंस वीडियो को, आउटलाइनर में मैं इसको हाइड कर दूंगा। अब मेरे पास ये बॉल मौजूद है और मैंने दो चीजें की हुई हैं। एक तो ये कि मैंने बॉल को अलग एनिमेट किया है और सर्कल को अलग किया है, क्योंकि सर्कल बॉल का यानी कि स्फेयर का पेरेंट है, इसलिए वो उसको उसके साथ तो इस स्फेयर को डिस्प्लेस होना ही होगा। इल्यूजन यही है कि ये बॉल जो है ये खुद ही जा रही है आगे, क्योंकि इस सर्कल ने तो रेंडर होना ही नहीं है। अब आप देखिए कि मैं अब इस लेआउट से निकलकर एनिमेशन में चला जाऊंगा और इस विंडो में ये एक पर्सपेक्टिव विंडो आ गई। अब आपके पास यहां पर डोप शीट आ चुकी है और मैं यहां पर आने के बाद ग्राफ एडिटर में चला जाऊंगा। इस वाली विंडो को मैं ग्राफ एडिटर कर लूंगा और इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये रही वो बॉल मेरे पास और मैं इसको अब देख सकता हूं। मैंने इस स्फेयर को सिलेक्ट किया, यानी इस बॉल को, इस स्फेयर को, व्हाटएवर इट इज, इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसका ये ग्राफ, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट जेड के ऊपर काम किया, इसलिए कोई क्लटरिंग है ही नहीं। अब आप डोप शीट में देख सकते हैं, आपको जेड लोकेशन नजर आ रहा है, इसके अलावा आपको यहां पर कोई भी चैनल नजर नहीं आ रहा और हमने किसी चैनल को एनिमेट ही नहीं किया। ग्राफ एडिटर में इसका ग्राफ आ चुका है। क्या करना है, ए प्रेस करूंगा, सेलेक्ट ऑल, मैं इस पर सिर्फ हॉवर किया हुआ है माउस को, और सेलेक्ट करने के बाद मैं नम पैड पे पीरियड सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए वो कर्व है जो कि मेरे पास आ चुका है। अब आप मुझे ये बताइए, आप ये कर्व देख रहे हैं, मैं इस ग्राफ एडिटर को बड़ा कर देता हूं, या आप इसको कर्व एडिटर कह सकते हैं। मैक्स में इसको कर्व एडिटर कहा जाता है, माया में ग्राफ एडिटर कहा जाता है, ब्लेंडर में ग्राफ एडिटर कहा जाता है। ये कर्व देख रहे हैं आप लोग। अब आप देखिए, मैं आपको माया में दिखाता हूं ये कर्व, यही वो बॉल है। अब आप देखिए यहां पर इस बॉल को मैं सेलेक्ट करता हूं और इसके मैं, ये आप लोगों ने यहां पर किए, ये हमने ट्यूटोरियल किया था। देखिए ये एग्जैक्टली यही कर्व आपको यहां पर नजर आ रहा है जो कि इस वक्त आपको ब्लेंडर में नजर आ रहा है। तो क्या फर्क है भाई? फर्क कोई नहीं है, फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारे जहनों का है और वो कॉन्सेप्ट का है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट मोर और लेस 19-20 वही है। अब आप देखिए क्या होगा, मैं अब इस बॉल को देख ही नहीं रहा, मैं जाऊंगा यहां पर, मैंने स्फेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, सर्कल को तो सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ है, इसलिए सिर्फ उसी का कर्व आ रहा है और वो जेड एक्सिस का है।
ये देख लीजिए जेड लोकेशन का है, अगर मैं बंद कर दूं गायब हो जाएगा। ऑल प्रेस किया था ए से और उसके बाद पीरियड प्रेस किया था, मेरे पास ये ग्राफ एडिटर या कर्व एडिटर आ चुका है। नीचे डोप शीट है, मैं इसके सारे के सारे नीचे के की फ्रेम्स हैं, ये सारे के सारे, ये मैं सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं चाहूं तो ये यहां से भी सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं यहां पर एज अ पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं, तो देखिए कोई मिस ना हो जाए नीचे का। नीचे के मैं ये सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं, जो कि एक्चुअली डोप शीट में भी और हमने जो की फ्रेम्स बनाते हैं ये वही हैं, इनको मैं सेलेक्ट करूंगा, वी प्रेस करूंगा और यहां पर मैं हैंडल्स, जो कि ये आपको ये जो टेंजेंट्स नजर आ रहे हैं इनको हैंडल्स भी कहा जाता है, वी प्रेस करके इन हैंडल्स को फ्री कर दूंगा। इसका फायदा क्या हुआ, अब आप देखिए सब सेलेक्टेड है, मैंने ये सारे पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं, मैंने ये टेंजेंट उठाया और ये लाकर यहां पर रखा, तो देखिए सबके राइट टेंजेंट जो हैं, आउट टेंजेंट या राइट टेंजेंट या राइट हैंडल या आउट हैंडल इस वक्त ब्लेंडर मैनिपुलेट कर रहा है। इस तरह से माया में नहीं होता, वहां पर आपको इंडिविजुअली भी सिलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने कर दिया, उसके बाद लेफ्ट लिया और इसको भी कर दिया, ये ऑलमोस्ट मैंने इसको सेट किया। उसके बाद मैं यहां पर आया और इसके टेंजेंट को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अगर मैं जी एक्स प्रेस कर दूं तो ये मेरे पास अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वैसे ही स्नैप हो गया। मैंने अब इस पॉइंट को लिया और अब मैं इंडिविजुअली इनको ये मैं अब मैनिपुलेट कर रहा हूं। अब अगर आप देखें मैं जूम इन कर रहा हूं और अब मैं जा ही नहीं रहा हूं एनिमेशन में, अब मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ एडिटर को सेट कर रहा हूं। ये देखिए उसके बाद मैं यहां पर आया, इसको मैंने सेट किया और यहां के जो ग्राफ्स हैं वो मेरे 100% फ्लैट होने चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूं। बिल्कुल कर्व होना चाहिए इनका और ऑलमोस्ट बराबर कर्व होना चाहिए। इसके बाद आप इसको ले लीजिए, ये मैंने बराबर किया, वरना थोड़ी सी नॉच निकली हुई थी, यहां से मैंने इसको थोड़ा सा ठीक किया क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। इतनी ज्यादा भी नॉच नहीं होनी चाहिए कि ये ओवरलैप होने लगे। शिफ्ट मिडिल माउस बटन से मैं पैन कर रहा हूं, यहां पर भी देखिए ओवरलैप हो रहा है। इसके टेंजेंट हैंडल्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके लिए मुझे टेंजेंट हैंडल को सेलेक्ट करना है। ये देखिए मैं इसको लेकर आया आगे, इसको लेकर आया, यहां पर तो बहुत बुरा हाल हुआ है, उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। एक टेंजेंट जो है वो आउट टेंजेंट है और एक इन टेंजेंट है, यहां पर भी आकर मुझे इसको बेहतर करना पड़ेगा और ये कर्व ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर भी मैंने इसको किया, अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट कर्व बन गया। इसी तरह से यहां पर भी बिल्कुल परफेक्ट कर्व बना हुआ है। यहां पर आया और मैं इस पॉइंट को ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि ये तो उसकी वैल्यू है, और अब मैंने इस टेंजेंट को लिया और इसको ये सही किया, यहां पर सही किया। यहां वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो चुकी है जेड एक्सिस की। यहां पर आया और इसको मैंने ये ठीक किया, इसी तरह से मैंने इसको लिया और अगर आप देखें मैं जूम लेवल के ऊपर जा रहा हूँ, शिफ्ट मिडिल माउस बटन से पैन कर रहा हूँ और अब मैं इसके टेंजेंट को भी सही करूंगा। देखिए बिल्कुल जूम लेवल के ऊपर जा चुका हूँ। आप किसी भी जूम लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो मैं सेलेक्ट ऑल करता हूं और फिर पीरियड प्रेस करता हूं, तो अब आप ये देखिए मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइज कर्व आ गया जहां पर स्लो आउट है, स्लो आउट के बाद फास्ट इन एंड फास्ट आउट, फिर यहां पर कर्व है। अगर आप इसको देखें यहां पर स्टे करेगा, नंबर ऑफ फ्रेम ज्यादा हो जाएंगे, स्लोली मूव इन होगा, मूव आउट होगा और फास्ट मूव इन होगा, फास्ट मूव आउट होगा, स्लोली मूव इन होगा, मूव आउट होगा, फास्ट मूव इन होगा, फास्ट मूव आउट होगा। अगर अब आप देखें एग्जैक्टली यही प्लानिंग यहां पर हुई हुई है।
अगर ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं हो तो क्या ब्लेंडर, क्या माया, क्या मैक्स, क्या होडिनी, मैं ये बाउंसिंग बॉल या इस किस्म की कोई भी एनिमेशन नहीं कर सकता। टूल्स वही हैं, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। सिर्फ और सिर्फ बात किसकी है, कॉन्सेप्ट की है। और एग्जैक्टली ये करने के बाद अब मैं इस एनिमेशन को चेक करता हूं। मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं, देखिए आपकी बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन हो गई। मैंने ये लाके यहां पर रोक दिया है। और बताइए कि इसके अंदर अब क्या प्रॉब्लम है। मैंने ये लाकर यहां पर जो रोका है उसकी वजह यह है कि अब इसके बाद तो बाउंस करने की फ्रेम्स इजाजत ही नहीं दे रहे, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स ही खत्म हो चुके हैं। 97 से 98 के ऊपर आ गया है, या 96 से 97 98 के ऊपर आ गया, खत्म हो गया। तो अब ये डिफरेंस खत्म हो चुका है। अब हम अंदाजे से, मैं जाहिर है कि बॉल ने इसके बाद स्लाइड करना है, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो कि इस फ्रेम के ऊपर यानी कि 97 के ऊपर आने के बाद उसने क्या किया था कि यहां पर इसको रोक दिया है। अब इससे ज्यादा इसका कर्व आगे नहीं जा रहा इस सर्कल का। मैं इसको 120 के ऊपर ले गया, यानी कि ऑलमोस्ट 23 फ्रेम्स मैं आगे ले गया हूं, या मैं 130 के ऊपर ले जाता हूं इसको। और गिज़्मो में मूव को ऑन करता हूं और इसको मैं अब थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। इतना आगे लेकर गया, एन प्रेस किया और वाई पर फिर मैंने सिंगल की फ्रेम दे दिया। तो एक तो ये यहां से लेके यहां तक आया था, वो तो बाउंसिंग बॉल के साथ आया था, उसके बाद इसने स्लाइड किया है। लेट्स सी, प्ले द एनिमेशन। इसको हमें सेट भी करना पड़ेगा यहां से, क्योंकि स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा हुई, थोड़ी सी कम हुई। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे कर दें और यहां पर आकर वाई पर दोबारा आपको की फ्रेम देना पड़ेगा, लेकिन अब होगा रिप्लेस सिंगल की फ्रेम, क्योंकि पहले की फ्रेम आप लगा चुके हैं। तो अब ये रिप्लेस कह रहा है आपसे करने को, तो फिर हम एक दफा चेक कर लेते हैं। और आप देखिए ये गया और ये जाकर रुक गया। उसके बाद जब ये रुका है तो मैं तो यहां नहीं छोड़ता भाई, ये रुक नहीं सकता ऐसे। ये मैं इसको वाइंड अप कहता हूं, एंड दैट इज अ प्रोफेशनल टच। ये याद रखिएगा, ये एज देता है। प्रोफेशनल जब आपका काम देखेंगे वो कहेंगे देखो यार इसको इस चीज का ख्याल है। इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि कोई चीज जो कि चल रही है वो एकदम से रुक नहीं सकती, और जो चीज रुकी हुई है वो एकदम से चल नहीं सकती है। यानी कि the object in motion will remain in motion until or unless some external force applies on it. The object at rest will remain at rest until or unless some external force applies on it. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, विच मीन्स कि ये बॉल जाकर यहां पर रुकी है, इसको रुकना तो है ही, लेकिन ये थोड़ा सा और आगे जाएगी। मैं देखिए की फ्रेम थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, मैं इसको 10 फ्रेम की इजाजत देता हूं और इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूं इतना, और इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर देता हूं, और फिर ये थोड़ा सा पीछे आएगी। अब मैं 150 के बजाय और की फ्रेम्स बढ़ा देता हूं और थोड़ा सा पीछे करता हूं, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। लेट्स प्ले द एनिमेशन अगेन। अब हुआ क्या है कि ये गई और ये आगे गई और ये पीछे आई, बस। और मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा और पीछे कर दूं ताकि ये वाजे हो जाए, और कुछ नहीं है। और अब हम इसको यहां से चला के देख लेते ये। तो ये बॉल आई और फिर वापस आकर रुकी, एंड दैट इज योर ऑल अबाउट योर बाउंसिंग बॉल। अब अगर आप देखें तो मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहां पर आकर ग्राफ एडिटर या कर्व एडिटर पे ए प्रेस करता हूं, पीरियड प्रेस करता हूं, और अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा उसने मुझे ग्राफ दे दिया है, विच मीन्स कि ये 0th फ्रेम है की फ्रेम, और ये 97th फ्रेम है,
उसके बाद ये स्लाइड करके गई 130th फ्रेम के ऊपर, वो ये रहा। फिर ये थोड़ी सी आगे गई, देखिए वैल्यू बढ़ी है यहां पर, और फिर ये वापस आई पीछे और वैल्यू कम हुई है। ऑलमोस्ट ये इतनी वैल्यू है जितनी आप यहां पर रखना चाह रहे हैं। आप इस वैल्यू को एब्सोल्यूट इसके नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर n प्रेस कर दूं और यहां पर आकर इस पर मैं क्लिक कर दूं, यहां पर अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो वो मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी दे रहा है की फ्रेम की, और वो ये दे रहा है कि ये 21.4 मीटर्स है। यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो ये 0 से शुरू हुआ था, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और ये है 21.4। 21.4 ये रही वैल्यू। आप चाहें तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कर दें, 21 कर दें, देखिए और नीचे चली गई। इसका मतलब ये कि ये और वापस आएगी। हम देख लेते हैं इसको चलाकर, यहीं से चला लेते हैं। ये इतना वापस आई, विच इज नॉट राइट। ये मुझे इतना ज्यादा जो है वो ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसको 21.4 थी, मैं इसको 21 पॉइंट बल्कि 5 कर देता हूं। अब हम इसको चलाकर देखते हैं यहां से, बस दैट इज फाइन। तो ये देखिए मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज अब ये उस सर्कल की हैं जो कि आ गई हैं। और मैं अगर चाहूं तो मैं इसको थोड़ा सा, मैं इतना ज्यादा ईज ना रखूं, थोड़ा सा मैं इसको सर्कल की जो इनिशियल मूव आउट है, यानी कि जब स्टार्ट हुई एनिमेशन, उसको मैंने ये बिल्कुल 100% स्लो आउट हुआ था, मैंने स्लो आउट को थोड़ा सा कम करके समवेयर इन बिटवीन कांस्टेंट एंड स्लो आउट रख दिया है, ताकि थोड़ी सी स्पीड शुरू में ही गेन कर ले। और हम इसको फिर देखते हैं, ये देखिए, वरना वो यहीं गिर रही थी बॉल आकर। वो हाइट से वो सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर कर पाती थी, अब थोड़ा सा उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और इस तरह से ये आपकी एनिमेशन हो गई। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये है कंक्लूजन। वो जो आपने 5 ट्यूटोरियल पहले किए हैं उन सब का एक तरह से ये एक मिक्सचर है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर उन ट्यूटोरियल्स की यूज नहीं हुई हैं ऑफ कोर्स, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डू एनिमेशंस लाइक बाउंसिंग बॉल एंड अदर कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन, जो कि आपके जहन में अब आनी चाहिए। अपने आइडियाज जो है उनको जनरेट करना शुरू करें। आप यकीन कीजिए कि एनिमेशन में मैंने आपको इस वक्त तक वो चीजें बता दी हैं जो कि लोगों को शायद नहीं इतनी क्लियरली मालूम। आप बहुत सारी एनिमेशंस जो हैं विद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, विद दीज एम्प्टी नल सेट्स एंड विद ऑल अदर ग्राफ एडिटर फीचर्स एंड डोप एडिटर फीचर्स, बहुत सारी चीजों को लेकर अब आप कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। दिस इज एनिमेशन सीरीज 1, ये इसका कंक्लूजन है। मैं एनिमेशन सीरीज 2 भी लेकर आऊंगा, लेकिन ये वो एनिमेशन सीरीज 1 है कि जिसके बगैर आगे एनिमेशन होना, अगर आपको ये इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर में माया हो, मैक्स हो, ब्लेंडर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं है जो कि मैंने आपको इन 5 से 6 ट्यूटोरियल्स में बताए हैं, तो फिर आगे एनिमेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है गाइस इसको यहीं तक रखते हैं, आगे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ मैं वापस आपके पास आऊंगा, और अब हम कुछ कैरेक्टर्स की तरफ हमारा रुझान हो जाना चाहिए, तो आगे देखते हैं। और इसके बारे में मैं अब कुछ ट्यूटोरियल्स जो है वो लेकर आने वाला हूं, कैरेक्टर मॉडलिंग एंड देन कैरेक्टर रिगिंग एंड स्किनिंग, कैरेक्टर एनिमेशन। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है, यही एक अल्टीमेट आउटपुट है। तो आप लोग इन एनिमेशंस को कीजिए, इनकी मुख्तलिफ एनिमेशंस करें, चाहें तो एज एन असाइनमेंट ये भी दें। और ये याद रखिएगा, आपके यहां से 5 से 6 लोगों ने असाइनमेंट किए, मैं ट्यूटोरियल उसके ऊपर भी बनाऊंगा और उनके असाइनमेंट्स को उनके नामों के साथ लेकर आऊंगा, ताकि मैं उनको अप्रिशिएट कर सकूं। उन्होंने मुझे ये असाइनमेंट्स दिए, चाहे वो असाइनमेंट गलत हो या सही हो, लेकिन ये बात है
कि अगर गलत है तो अच्छा है, वो उससे और सीखेंगे, और अगर सही है तो बहुत अच्छा है, वो इसको सीख चुके हैं। जिंदगी रही, दोबारा मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने गिर्द निवाह में सब लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।